नमस्कार, मैं मयूरेश पांडे स्वागत करता हूं अथर्व IAS के यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से संविधान के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तथा इन प्रश्नों के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान से किन किन बिंदुओं पर आपके प्रश्न आ सकते हैं और यह सारे प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हम प्रथम प्रश्न पर नजर डालते हैं। तो प्रश्न क्या है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन क्या दिया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संसद के द्वारा की जाती है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहाँ पे है यह, तो संविधान के भाग 5 में है। अनुच्छेद 148 में इसके नियुक्ति संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है तथा उसमें यह कहा गया है कि भारत के लिए एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यानी कि यहाँ पे संसद नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, तो प्रेसिडेंट होना चाहिए था, यानी कि भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए था। यानी कैग की नियुक्ति संसद नहीं करता है, बल्कि उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि पहला कथन क्या होगा, गलत होगा। अगला कथन यह है कि वहीं इसको पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो ध्यान रखिएगा, इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि कैग को हटाने की शक्ति संसद के पास है। यानी नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति कैग की करेगा राष्ट्रपति, और कौन हटाएगा, तो संसद हटाएगा। और कैसे हटाएगा, तो ठीक उसी प्रकार से हटाएगा जिस प्रकार वह सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाता है। अब बात यह आती है कि कैसे हटाता है। तो इसके लिए दो आधार दिए गए हैं। एक है असमर्थता और वहीं दूसरा क्या है आपका, साबित कदाचार। और इन्हीं दो आधार पे जो संसद है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटा सकता है। यानी कि कहाँ पे है उल्लेख नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 में क्या कहा गया है, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और हटाने की शक्ति संसद के पास होगी। संसद कैसे हटाएगा, तो ठीक उसी प्रकार से हटाएगा जिस प्रकार वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाता है। और कैसे हटाता है, तो इसके लिए दो आधार दिए गए हैं। एक कौन सा, असमर्थता, और दूसरा कौन सा, साबित कदाचार के आधार पर। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हम लोग का क्या होगा, कोई नहीं। यानी ये दोनों कथन क्या है, हमारे गलत हैं, दोनों कथन सत्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियां दी गई हैं कि वो क्या क्या कार्य करेगा और उसके शक्तियां क्या क्या होंगी, उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 149 में दिया गया है। यानी कि कैग के नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 148 में है और इसके कार्य क्या होंगे तथा कैग की शक्तियां क्या क्या होंगी, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 149 में किया गया है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन क्या है कि प्रथम कथन यह है कि महान्यायवादी की नियुक्ति संसद के द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका भी उल्लेख यानी महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद
76 के अंतर्गत की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा संघ का, जो कि उसका सर्वोच्च विधिक अधिकारी होगा तथा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यानी कि इसकी नियुक्ति किसकी? महान्यायवादी की संसद नहीं करता है, बल्कि कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। यानी कि पहला कथन क्या होगा हम लोग का? गलत होगा। क्यों गलत होगा? कि महान्यायवादी की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। यह क्या होता है? तो केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। कहाँ पे है इसका उल्लेख? तो संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया है। वहीं दूसरा कथन क्या है? कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो ये कथन क्या है? तो सही है कि राष्ट्रपति जब चाहे इसको इसके पद से हटा सकता है। यानी इस प्रश्न का दूसरा विकल्प यानी दूसरा कथन क्या होगा? सही होगा। वहीं पहला कथन क्या होगा? इसका गलत होगा। तो उत्तर क्या होगा इसका? केवल 2। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन क्या है? कि वित्त आयोग के गठन की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो ध्यान रखिएगा, यह कथन सही है हम लोग का। क्यों? संविधान का भाग 12 उसके अनुच्छेद 280 में यह कहा गया है कि एक वित्त आयोग की नियुक्ति की जाएगी या गठन किया जाएगा, जिसका गठन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। यानी वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वहीं अगला कथन क्या है? कि राज्य वित्त आयोग के गठन की शक्ति राज्यपाल के पास है। तो यह भी कथन क्या है हम लोग का? सही है। लेकिन अंतर यह है कि जहां वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, वहीं राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। और एक अंतर और है कि जहां वित्त आयोग का उल्लेख भाग 12 में है और अनुच्छेद 280 में है, वहीं राज्य वित्त आयोग का उल्लेख भाग 9 में है गठन का, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के आई में किया गया है। यानी कि जहां वित्त आयोग अनुच्छेद 280 भाग 12 और नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। वहीं राज्य वित्त आयोग का गठन भाग 9 अनुच्छेद 243 का आई और नियुक्ति या गठन कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दोनों। अगला प्रश्न यह है कि हाँ, यहां पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक सवाल और आता है आप लोग का कि प्रथम वित्त आयोग का गठन, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, केसी नियोगी। ये क्या थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वहीं वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। कौन है? तो एन.के. सिंह है। वित्त आयोग में एक बात और ध्यान रखिएगा, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं।
यानी कुल रूप से अगर पूछा तो इसमें 5 लोग होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होगा तथा 4 सदस्य होगा, और वित्त आयोग के गठन की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन क्या है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 में किया गया है। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो निर्वाचन आयोग है भारत का, उसका उल्लेख भाग 14 में नहीं है, बल्कि इसका उल्लेख भाग 15 में किया गया है। और भाग 15 में एक अनुच्छेद है, कौन सा, 324, जिसमें यह कहा गया है कि एक निर्वाचन आयोग होगा जिसकी नियुक्ति या गठन करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होगी। वहीं यानी कि पहला कथन क्या होगा हम लोग का, गलत होगा। दूसरा कथन क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 9 क में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग यह भी क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, तथा इसके गठन का उल्लेख कहां पे है, तो भाग 9 में है। कहां पे है, तो भाग 9 में है इसके गठन का उल्लेख। ठीक। और भाग 9 में एक अनुच्छेद है, कौन सा, तो अनुच्छेद 243 का के, यानी कि इस प्रश्न में भी नो कथन क्या होंगे, गलत होंगे। क्यों, निर्वाचन आयोग का उल्लेख भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 में है गठन का। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उल्लेख संविधान के भाग 9 में है, और कौन सा आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 243 के में। लेकिन अंतर क्या है, एक और, जहां निर्वाचन आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे हम एक भाग को और देख लेते हैं, कौन सा भाग, तो भाग 14। यह केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं की बात करता है, जैसे यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, इन सब का उल्लेख कहाँ पे है, तो भाग 14 में है। और यहाँ पे कुछ आर्टिकल आपको ध्यान रखने अति आवश्यक हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सा आर्टिकल, एक है आर्टिकल 312, एक आर्टिकल है कौन सा, 315, एक आर्टिकल है 325, और एक आर्टिकल आपका 326। जहां 312 और 315 संविधान के भाग 14 में है, वहीं अनुच्छेद 325 और 326 संविधान के भाग 15 में है। 312 क्या कहता है, यह अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की बात करता है। इसमें यह कहा गया है कि अगर राज्यसभा चाहे तो वह अपने कुल 2/3 बहुमत के द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है, और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए 1966 में भारत की तीसरी अखिल भारतीय सेवा भारतीय वन सेवा का गठन किया गया। यानी कि भारत में केवल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन, भारतीय प्रशासनिक सेवा,
भारतीय पुलिस सेवा और तीसरी सेवा जिसका निर्माण राज्यसभा ने अनुच्छेद 312 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए गठन किया, जिसका नाम क्या है? भारतीय वन सेवा। वही अनुच्छेद 315 यह लोक सेवा आयोगों की बात करता है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग। वहीं अनुच्छेद 325 मतदाता सूची की बात करता है तथा अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार की बात करता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा मूल संविधान था उसमें वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष दी गई थी, जिसको 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि क्या क्या है? 326 वयस्क मताधिकार की बात करता है, 325 मतदाता सूची की बात करता है, 315 लोक सेवा आयोगों की बात करता है, वही 312 अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की बात करता है। गठन कौन करेगा? तो राज्यसभा करेगा और 2/3 बहुमत के द्वारा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो पहला कथन तो गलत है। क्यों? भाग 15 में है निर्वाचन आयोग। दूसरा कथन भी गलत है। क्यों? गठन करने की शक्ति भाग 9 में है। तो यानी कि कोई नहीं। इन दोनों कथन क्या है? हम लोग के असत्य हैं। अगला प्रश्न यह आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन यह है कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यह कथन क्या है? सही है। और यह भी कहां पे है? तो संविधान के भाग 14 में इसका उल्लेख किया गया है। यानी कि पहला कथन क्या होगा? हम लोग का सही होगा। दूसरा कथन क्या है कि वही राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। यह तो सही है, लेकिन जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होंगे उसकी नियुक्ति या गठन कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। यानी कि दूसरा कथन क्या है? हम लोग का गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जहां राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्यपाल करेगा, वहीं पे संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यानी कि पहला कथन क्या होगा? सही होगा। वहीं दूसरा कथन क्या होगा? पहला कथन क्या होगा? सही होगा और दूसरा कथन क्या होगा? गलत होगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? केवल एक। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन क्या है? अंतरराज्य परिषद का गठन का प्रावधान संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 263 में किया गया है। कथन क्या है कि जो अंतरराज्य परिषद है उसका गठन का प्रावधान कहाँ पे है? तो संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 263 में किया गया है। तो यह कथन क्या हम लोग का सही है। अगला कथन क्या है कि इसका गठन केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग स्थापित करने के लिए संसद के द्वारा किया जाता है। क्या कहा है कि गठन कौन करेगा? तो संसद करेगा। और क्यों करेगा? केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग स्थापित करने के लिए। यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो अनुच्छेद 263 है वह यह कहता है कि एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाएगा और जिसका गठन कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा संसद नहीं करेगा, बल्कि इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यानी कि दूसरा कथन क्या होगा? हम लोग का गलत होगा। और प्रथम
अंतरराज्य परिषद का गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, मई 1990 में अंतरराज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। यानी कि पहला कथन सही है। क्या सही है? कि भाग 11 में है अंतरराज्य परिषद। कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में है। गठन कौन करेगा? तो संसद नहीं करेगा, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो केवल एक। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन यह है कि संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यह कथन क्या है हम लोग का? सही है। जहां संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। यानी कि पहला कथन क्या है हम लोग का? सही है। वहीं अगला कथन क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की शक्ति संसद और विधानमंडल के पास होती है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 317 जिसमें यह कहा गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होंगे या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होंगे, उनकी नियुक्ति भले ही जहां संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन इनको हटाने की शक्ति किसके पास होगी? तो ना तो संसद के पास होगी, ना तो विधानमंडल के पास होगी। किसके पास होगी? तो राष्ट्रपति के पास होगी। राष्ट्रपति ना केवल संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाता है, वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भले ही राज्यपाल करे, लेकिन उसको हटाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। और सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन के पश्चात राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटा सकता है। यानी कि पहला कथन क्या होगा? सत्य होगा। वहीं दूसरा कथन क्या होगा हम लोग का? असत्य होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा? केवल एक। केवल एक। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो यह कथन सत्य है। अगला कथन क्या है कि यह बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। यह भी कथन सत्य है। लेकिन इसके आगे देखते हैं क्या है कि तथा इसकी अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति करता है। तो ये तो सही है कि संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 108 जहां पे लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की बात की गई है, तथा अनुच्छेद 108 में ही यह भी कहा गया है कि जो संयुक्त बैठक होता है उसको भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन यहाँ पर एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा? 118, जो कि यह कहता है कि जो संयुक्त बैठक होगा राज्यसभा और लोकसभा का, उसकी जो अध्यक्षता करेगा वह कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष। यानी कि दूसरा कथन क्या हम लोग का? गलत है। पहला सही है और दूसरा कथन क्या होगा हम लोग का? गलत होगा। यानी कि आंसर क्या होगा? केवल एक। क्या है कि संयुक्त बैठक किसका? लोकसभा और राज्यसभा का। कौन बुलाएगा? तो राष्ट्रपति बुलाएगा। कहाँ पे है यह? तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 108 में। वहीं 118 भी एक अनुच्छेद है
जो यह कहता है कि जो संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो संयुक्त बैठक होगा उसमें जो भी विधेयक पेश किए जाएंगे वह सामान्य बहुमत के द्वारा पारित किए जाते हैं, ठीक ना। यानी कि जो संयुक्त बैठक होगी वह कभी भी ना तो संविधान संशोधन के मामले पर हो सकती है और ना ही धन विधेयक के मामले पर हो सकती है। इसमें सामान्य प्रकार के विधेयक पेश किए जाएंगे, सामान्य विधेयक, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या हो गया हो, एक समानता ना पाई गई हो। इस वजह से गतिरोध पाया गया हो उस अधिनियम को पारित करने में। राष्ट्रपति इस गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक का आह्वान करता है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा तथा यहाँ पे जो पारित किया जाएगा कानून वह सामान्य बहुमत के द्वारा पारित हो सकता है। अगला कथन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन यह है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 127 इसमें यह कहा गया है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश कर सकता है भारत का, और कैसे करेगा, तो राष्ट्रपति के सलाह के पश्चात करेगा। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वह केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में होती है, उच्च न्यायालय में नहीं होती है। यानी कि पहला कथन क्या होगा हम लोग का, गलत होगा, ठीक। वहीं दूसरा कथन क्या है कि इसकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के सलाह के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहां पर अभी मैंने क्या कहा कि जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वह केवल सर्वोच्च न्यायालय में होती है तथा इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। और कब करेगा, तो राष्ट्रपति के सलाह के पश्चात करेगा। यानी कि यहाँ पे पहला कथन भी क्या होगा, गलत होगा। क्यों, उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती है। कहाँ होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय में है। यह कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 127 में इसका वर्णन किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 127 में। किस भाग में है, तो संविधान के भाग 5 में है। नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति करेगा मुख्य न्यायाधीश, नियुक्ति करेगा तथा राष्ट्रपति के सलाह के पश्चात करेगा। यानी कि इस प्रश्न के दोनों कथन क्या है, असत्य हैं। तो उत्तर क्या होगा हम लोग का, कोई नहीं। एक बात यहां पर और ध्यान रखिएगा, जो तदर्थ न्यायाधीशों के नियुक्ति संबंधित प्रावधान है वह कहां से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। यानी एक सवाल और पूछ दिया आप लोग का कि अच्छा यह बताइए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहां होती है, तो ध्यान रखिएगा केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में। यह प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो ध्यान रखिएगा फ्रांस के संविधान से प्रभावित है। नियुक्ति कैसे होती है, तो इसकी नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। और कैसे करेगा या कब करेगा, तो राष्ट्रपति के सलाह के पश्चात या राष्ट्रपति के सहमति के पश्चात करेगा। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है।
तो यह कथन क्या है? सही है। संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 123 यह कहता है कि अगर जो संसद के बाकी सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, अगर उनकी बैठक नहीं हो रही है और राष्ट्रपति को लगता है कि कोई कानून बनाना अनिवार्य हो गया है, तो वह अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके उस कानून का निर्माण कर सकता है। वहीं अगला कथन क्या है कि राज्यपाल अनुच्छेद 215 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है, लेकिन यह अनुच्छेद 213 के तहत कहता है, ठीक ना। यानी कि दूसरा कथन क्या होगा हम लोग का? गलत होगा। अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करेगा अनुच्छेद 123 के तहत, राज्यपाल जारी करेगा अनुच्छेद 213 के तहत। कब ये जारी करेंगे? जब संसद के बाकी 2 सदन या विधानमंडल के बाकी 2 सदन अगर बैठक नहीं हो रही है वहां पे और इन दोनों को लगता है कि कानून बनाना अनिवार्य हो गया है, तब वहां पे यह अध्यादेश के जरिए कानून का निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक अनुच्छेद है 215, यह भी अनुच्छेद बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 215 में क्या है? तो इसमें कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय होगा यानी कि हाई कोर्ट, वह अभिलेख न्यायालय होगा। वहीं एक और अनुच्छेद है 129, जो कि यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। वहीं 215 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश को जारी करता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहला कथन तो सही है 123 के तहत, दूसरा कथन क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ 215 नहीं होना चाहिए था, अनुच्छेद 213 होता है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो केवल एक। अब इसके बाद जब हमारी मुलाकात होगी तो हम इसी प्रकार से कुछ अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तथा इन प्रश्नों के माध्यम से ही हम अपने परीक्षा की तैयारी को एक सही दिशा की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद।